हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिस्ट्री की क्लास 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग प्राचीन हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे। ऑल क्वेश्चन प्री ईयर्स के गाइस, जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था। तो बताइए गाइस, देवनामप्रिय प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो याद रखिए गाइस, सम्राट अशोक को देवनामप्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो बताइए गाइस, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए आप। कौन थे? सुश्रुत थे, कश्यप थे, चरक थे या पतंजलि? तो याद रखिए गाइस कि चरक जो थे वह कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए, किसके लिए गाइस? नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो बताइए गाइस, नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए कौन सा प्रसिद्ध राजा है गाइस? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर अकबर? तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य थे गाइस। वह नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए प्रसिद्ध राजा थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस कि कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो बताइए गाइस, कनिष्क के शासन काल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? तो बताइए गाइस। तो देखिए, कनिष्क के शासन काल के दौरान गाइस आपकी चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए हम लोग चारों बौद्ध संगीति को देख लेते हैं गाइस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जो आपकी देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, देखिए आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, और किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। ठीक है, और किसका शासनकाल था? तो कालाशोक का जो है गाइस शासनकाल था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 247 ईसा पूर्व में। ठीक है, और कहाँ पर गाइस? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलित पुत्तीस जी थे। ठीक है, और किसका शासनकाल था? तो अशोक का शासनकाल था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी गाइस, वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी थे। और किसका शासनकाल था? तो गाइस कनिष्क का शासनकाल था। और गाइस देखिए, चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा अशोक घोष थे। ठीक है, आप लोग गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगी। और गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति की आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि मौर्यकालीन, एक सेकेंड गाइस, देखिए क्वेश्चन क्या है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो बताइए गाइस, जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे, फयान थे, हेनसोंग थे? तो गाइस याद रखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा सर मेगास्थनीज है। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में और कब आया था, आप कहिएगा सर 304 से 299 ईसा पूर्व में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था। ठीक है, फैयान कब आया था, तो याद रखिएगा इस 399 से 414 ईसा पूर्व ईस्वी में आया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के समय आया था। और फैयान की रचना कौन सी गाइस, फो क्यों की किसने लिखा है, तो फैयान ने लिखा है। ठीक है, हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। कब आया था, 629 से 645 ईस्वी में आया था। और हेनसोंग की रचना कौन सी गाइस, सी क्यों की। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कि चरक संहिता संबंधित है। तो बताइए गाइस, जो चरक संहिता है संबंधित है, किससे संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से। तो गाइस जो चरक संहिता है आपकी वह चिकित्सा से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। तो बताइए गाइस किस पर निर्भर थी, कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर या फिर युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। बताइए गाइस, जो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां। तो याद रखिएगा जो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है वह 13वां शिलालेख है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। बताइए गाइस, तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी या फिर तोसाली थी। तो याद रखिए गाइस, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसाली थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया गाइस, वही वाला क्वेश्चन है गाइस जो आपने पीछे पढ़ा है कि देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, हर्ष को, कनिष्क को, अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखिए गाइस, देव नाम प्रिय अशोक को दिया गया था। ठीक है, अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता और बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देख लीजिए गाइस, देखिए अशोक को उसके शिलालेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम दिया गया है। ठीक है, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। ये सारे जो है गाइस अशोक के अन्य नाम हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। अशोक को गाइस देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो बताइए गाइस, तक्षशिला शहर किन नदियों के बीच स्थित था, सिंधु और झेलम, चेनाब और रावी, झेलम और चेनाब, रावी और ब्यास। तो गाइस जो तक्षशिला शहर है वह चेनाब, सिंधु और झेलम के बीच स्थित था गाइस। ठीक है, तक्षशिला शहर गाइस सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो गाइस देखिए जो कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है वो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है, 10वां, प्रथम, चतुर्थ या 13वां। तो गाइस
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 13वां शिलालेख के अंदर गाइस कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ किसमें एक स्तंभ पर था? बताइए गाइस, कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संभल में या फिर सारनाथ में? तो याद रखिएगा अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? तो पहली बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गाइस राजनीतिक सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक है। और चाणक्य का अन्य नाम क्या था गाइस? विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो बताइए गाइस, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के कौन से शिलालेख में नहीं किया गया है? सारनाथ में, शाहबाजगढ़ी में, धौली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस याद रखिएगा, जो शाहबाजगढ़ी है गाइस उसके अंदर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ना कि ब्राह्मी लिपि का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है गाइस। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में अशोक जो है गाइस वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख में अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। बाकी सब में गाइस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। सारनाथ में ब्राह्मी लिपि, धौली ब्राह्मी लिपि और शाहबाजगढ़ी में गाइस आपका खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ है, चैत्य है, स्तूप है या फिर बारादरी है? तो बताइए गाइस कौन सा है? तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान गाइस स्तंभ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? बताइए गाइस, अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो गाइस देखिए, कश्मीर, कर्नाटक और गुज्जर ये अशोक के साम्राज्याधीन था, जबकि गाइस कामरूप जो है वो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या फिर मौर्य काल? तो याद रखिए गाइस, जो बृहद सांची स्तूप है वो मौर्य काल से संबंधित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, बृहद सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने कराया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। बताइए गाइस सांची कहाँ पर है? तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बृहद सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, योग दर्शन क्या चीज़ गाइस? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। बताइए गाइस क्या चीज़? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद? तो बताइए गाइस योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो बताइए गाइस
पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो गाइस देखिए, इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप शुरू में ही पढ़ लेते तो आपको आंसर मिल जाता। तो गाइस देखिए, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी बताइए गाइस? कौरव वंश, दास वंश, चोल वंश या फिर शुग वंश? तो याद रखिए गाइस, जो पुष्यमित्र थे वो शुग वंश की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपके एक लाइन में ही आंसर था। देखिए, पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? तो आप लोग बता दीजिए गाइस, शुग राजवंश की स्थापना की थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो बताइए गाइस, जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर वसुमित्र के? तो गाइस, जो पतंजलि थे वो गाइस पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो बताइए गाइस, जो कनिष्क के शासन काल के दौरान कौन सा आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, चक्र, सुश्रुत या धन्वंतरी? तो गाइस, जो कनिष्क के शासन काल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था वो चरक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत, ईरान? तो गाइस, जो कुषाण थे वो गाइस चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो देखिए, एक तो आपके नवरत्न अकबर के थे, ठीक है, और एक नवरत्न संबंधित बताएगा किससे? चंद्रगुप्त सेकेंड को, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं, या फिर समुद्रगुप्त? तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड। गाइस देखिए, एक तो आपका गाइस नवरत्न संबंधित है अकबर से, और गाइस देखिए जो शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किए गए थे, तो गाइस चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड में भी गाइस नवरत्न थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, चंद्रगुप्त सेकेंड 375 से 414 ईस्वी के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था। ठीक है, नवरत्नों में से समकालीन विद्वान कौन कौन से? देखिए गाइस, एक धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शुंग थे, घटकपेर थे, कालिदास थे, वेताल भट्ट थे। गाइस देखिए, वेताल भट्ट, धन्वंतरी और कालिदास आप जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरुचिरी और वाहर मिहिर भी याद रखिएगा। उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, जो नवरत्न से अलंकृत थे गाइस वो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल के दौरान थे। ठीक है, एक नवरत्न संबंधित है आपका अकबर से, एक नवरत्न संबंधित है चंद्रगुप्त सेकेंड से। इसमें गाइस देखिए, आप कुछ याद रखिए, जैसे कालिदास, वाहर मिहिर, ठीक है, बेताल भट्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। देखिए, अभी क्वेश्चन आपके यूपी SSC पेड 2022 में पूछा गया है। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो बताइए गाइस, कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र या फिर कन्नौज?
तो याद रखिए गाइस, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान गाइस कन्नौज थानेश्वर से जो स्थानांतरित हुई थी गाइस, कौन सी राजधानी थी? तो कन्नौज थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। इसने गाइस क्या किया था कि अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है स्थानांतरित किया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो हर्षवर्धन थे गाइस, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर से देख लीजिए गाइस, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो बताइए गाइस, हरिशेर किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो जो गाइस वो जो हरिशेर थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं? याद रखिए गाइस, जो भारतीय इतिहास में जो धनवंतरी थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब गाइस? 57 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में या फिर 78 ईस्वी में? तो गाइस जो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था वह 57 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, ठीक है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सर कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप कहिएगा सर 57 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने किया था? तो कहिएगा सर विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत का प्रारंभ तो कहिएगा 78 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में। किसने किया था? तो मोहम्मद साहब ने किया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था गाइस? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, खगोलविद वाहर मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो बताइए गाइस, जो खगोलविद वाहर मिहिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार या फिर बिंदुसार या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो याद रखिए गाइस, जो वाहर मिहिर और कवि कालिदास थे वह विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा? तो बताइए गाइस, हर्षवर्धन के 5 इंडीज जो अपने नियंत्रण लिया था वो 5 इंडीज कौन से हैं? बताइए गाइस। तो याद रखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। हर्षवर्धन के 5 इंडीज कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो बताइए हर्षवर्धन ने कहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या फिर सारनाथ में? तो गाइस हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कन्नौज से पूर्व, क्या चीज गाइस, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन
कहाँ का शासक था? तो बताइए गाइस, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का, श्रावस्ती का, कुशीनगर का या फिर थानेश्वर का? तो याद रखिएगा गाइस, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर नागा, राजश्री, प्रभावती गुप्ता या फिर कुमार देवी? तो याद रखिए गाइस, जो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला कौन थी? प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, जो प्रभावती गुप्ता कौन थी गाइस? वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था गाइस? तो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था? तो रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? बताइए गाइस, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश? तो याद रखिएगा, जो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो बताइए गाइस, तराइन के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में या फिर कन्नौज के युद्ध में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, चंदावर के युद्ध में मारा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो बताइए गाइस, कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, पांड्या, चोल या फिर राजपूत? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है, राजपूतों ने गाइस दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। तो आई होप आपको समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है, राजपूतों ने क्या किया था गाइस? वो दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था, जबकि गाइस चेर, पांड्या, चोल आपके गाइस उन्होंने दक्षिण भाग पर शासन किया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी से संबंधित है, दक्षिणी से, पूर्वी से या फिर उत्तरी से? तो याद रखिएगा, जो पाल साम्राज्य है वो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, गोपाल, रामपाल या फिर महिपाल? तो याद रखिए गाइस, पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? बताइए गाइस, नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, गोंडेश्वर मंदिर जो कि सिन्नार में है, प्लाई व नाथर मंदिर जो कि तंजावुर में है, बृंदेश्वर मंदिर जो कि गंगईकोंडा चोलापुरम में है? तो बताइए गाइस, कौन सा शिव मंदिर चोल शासक के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, जो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार है गाइस,
वो गाइस चोल शासक के संरक्षण में नहीं बनाया गया था। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, पलाईवन्नार मंदिर जो कि तंजावुर में है, और बिंदेश्वर मंदिर जो कि गाइस आपके गैंगकोडा चोलापुरम को चोल शासकों के संरक्षण बनाया गया है। जबकि गाइस जो गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने कराया था। ठीक है गाइस, जो गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 12वीं शताब्दी में राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर कहाँ पर गाइस? ये महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए गाइस, वो गाइस राजकुमार राजगोविंद ने कराया था। बाकी सबका गाइस किसने कराया था? तो चोल शासकों ने कराया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी मलयालम, तमिल, संस्कृत या फारसी। तो याद रखिएगा, जो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज ने कराया था, राजा राज प्रथम ने कराया था, या फिर राजेंद्र प्रथम ने कराया था? तो याद रखिएगा, इस सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य? तो याद रखिए गाइस, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो गाइस जो तमिल साहित्य है वह संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए गाइस, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लान, वगाई, सालाभोग, पल्ली छांदनम या फिर ब्राह्मदे? तो याद रखिए गाइस, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छादनम कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान में दी जाती थी, उनका विवरण निम्न है। देखिए, जो गाइस जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो वेला वगाई कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मदेव कहा जाता था। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छादनम कहा जाता था। किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या फिर तिरुन मडक्कानी कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैन चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो बताइए गाइस, जो लीलावती है वह किस विषय पर लिखा गया है? नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित या फिर अर्थशास्त्र? तो जो गाइस जो लीलावती है वो गणित विषय पर लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, मालिकांगिन मित्रम पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने, भास ने, दांडी ने या फिर कालिदास ने? तो याद रखिए गाइस, जो मालवी कांगिनी मित्रम है वो गाइस कालिदास ने लिखी है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए और भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। देखिए मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है? तो दांडी ने लिखा है। स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास ने लिखा है। किराता जूर्नियम भारवी ने लिखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन डी। किसने लिखा है? मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या फिर रायदास? तो गाइस याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आइए गाइस हम लोग और भी बुक जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लेते हैं गाइस। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पढ़ने, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक कौन है गाइस? तो वेद व्यास है। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कालिदास है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट है। ठीक है गाइस, और देख लीजिए आप लोग, बुद्ध चरित के लेखक कौन है गाइस? देखिए बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अशोक घोष है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो गाइस आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बताइए गाइस, कादम्बरी के लेखक कौन है? बताइए गाइस कादम्बरी के, एक सेकंड गाइस, कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या फिर गाइस आपका बाण? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कादम्बरी के लेखक कौन है गाइस? तो बाणभट्ट है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान आखिर क्या है? ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, याद रखिएगा बाणभट्ट की 2 रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन डी। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा सर बाणभट्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्र राक्षस। पहली बात देखिए क्वेश्चन में आंसर है आपका मुद्र राक्षस किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर विशाख दत्त ने लिखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्र राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो बताइएगा जो मुद्र राक्षस था, मुद्रा राक्षस, वो तमिल भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में? तो याद रखिएगा जो मुद्रा राक्षस है गाइस वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर विशाख दत्त ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का, ग्रीस का, मिस्र का या फिर तुर्की का? तो बताइए गाइस, तो जो मेगास्थनीज था गाइस वो ग्रीस देश, यूनान का निवासी था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज गाइस यूनान, ग्रीस का निवासी था और ये गाइस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन बी। ठीक है, ये गाइस जो मेगास्थनीज था ग्रीस यूनान का निवासी था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
हैलेबिड्डू में, बादामी में, पापनासम में या फिर हम्पी में? तो बताइए गाइस, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है गाइस? तो वो आपका हम्पी में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनाया गया है। ठीक है गाइस, इसको किसने बनाया है? तो लोका महादेवी द्वारा बनाया गया है। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका हम्पी में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो गाइस, जो खजुराहो का समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए गाइस, देखिए खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर गाइस? मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। तो अब देखिए 2-3 बातें याद रख लीजिए गाइस। सबसे पहले तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिरों का निर्माण कब कराया गया था? तो 900 ईस्वी में, 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक मध्य हुआ था। किसने कराया था? तो गाइस चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ पर है गाइस? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किसने बनाया? तो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। कब? 900 ईस्वी में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। क्या है गाइस? पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या फिर कैलाश? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? कैलाश। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मुगल काल में, मौर्य काल में या फिर कुषाण काल में? तो याद रखिएगा, जो मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो कुषाण काल में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन डी। ठीक है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो कुषाण काल में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में या फिर भीमबेटका में? तो गाइस, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा गाइस। आप लोग व्याख्या देख लीजिए, भारत के नवपाषाण 7000 ईसा पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका से मिली है। तो गाइस भीमबेटका कहाँ पर है? तो वो गाइस मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहिएगा सर भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पर है गाइस? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइएगा जो पंचमुखी गुफा है वो किस जिले में है? मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है, सोनभद्र में है या फिर चंदौली में? तो याद रखिएगा जो पंचमुखी गुफाएं हैं वो सोनभद्र में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी।
गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।